मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में प्रांतीय राज्यों के विषय में पढ़ेंगे। जब हम लोग प्रांतीय राज्यों की बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों के दौरान, तो ये देखते हैं कि मोहम्मद शाह के समय से मुगल साम्राज्य का विखंडन होता है और मुगल साम्राज्य के ही कई अमीरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की या राष्ट्रों की स्थापना होती है। एक ऐसे राज्य जो मुगल सल्तनत के शासक को अपना प्रधान तो मानते थे, लेकिन स्वतंत्र थे, पूर्णतः स्वतंत्र थे। प्रारंभ में नजराने के रूप में कुछ मुद्रा तो भेजते थे, लेकिन बाद में वह नजराना भी उन लोगों ने भेजना बंद कर दिया। ठीक है, तो हम लोग सीरियल से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए, वहां पर कौन कौन से शासक थे और उन शासकों के द्वारा कुछ कार्य क्या क्या किए गए। जैसे अवध, हम लोग बात अवध की करते हैं तो अवध राज्य की स्थापना सआदत खान ने की थी। सआदत खां फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के समय में प्रमुख पदों पर थे, लेकिन मुगल दरबार के षड्यंत्रात्मक माहौल को देखते हुए, मुगल शासक के कमजोरी को देखते हुए सआदत खां ने उस षड्यंत्र भरे वातावरण से निकलना ही उचित समझा और जब उन्हें दीवान या नवाब बनाया गया, अवध का या नवाब का अमीर बनाया गया, तो उसने स्वयं को नवाब में ही एक स्वतंत्र शासक की तरह घोषित कर लिया। ठीक है, जैसे टाइम पीरियड है इनका 1722 से 1739। इनके कार्य देखते हैं क्या क्या रहे। पहला कार्य जो था, क्योंकि पहले ही यहां अमीर व नियुक्त हो चुके थे, तो इन्हें यहाँ की क्या समस्याएं हैं, किसानों के साथ क्या चीजें, ये सबका वास्तविक ज्ञान था। इसलिए इन्होंने जो सबसे पहले कार्य किया वो किसानों के हित के लिए किया और इन्होंने सबसे पहला काम राजस्व बंदोबस्त। पहला काम राजस्व बंदोबस्त लागू करना। अब इस राजस्व बंदोबस्त की जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखा जाए कि इस राजस्व बंदोबस्त में इन्होंने किया क्या। तो पहला जो है कि इन्होंने राजस्व बंदोबस्त में किया क्या, उसमें इन्होंने राजस्व वसूली, जो किसानों से राजस्व की वसूली होती थी, उसमें परिवर्तन किया। ठीक, जैसे पहले क्या था कि मुगल शासन व्यवस्था में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें बहुत सी कमियां आ गई थी। इसने उन कमियों को दूर कर दिया। जैसे एक ही भूमि पर कई अमीरों को दे देना, एक ही भूमि राजस्व के लिए। दूसरा, राजस्व की मात्रा का अत्यधिक होना। सारी चीजें इन्होंने क्या किया इस राजस्व बंदोबस्त में, जो भूमि जिस भी अमीर को दी गई, उस अमीर का हस्तांतरण भी हो सकता था, यानी उसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नियुक्ति भी की जा सकती थी, लेकिन इसका भी एक टाइम हो गया। तो बहुत जल्दी जल्दी हस्तांतरण नहीं होता था। 2, 4, 5 साल हर अमीर उस क्षेत्र में रहता था ताकि वह उस क्षेत्र को समझ सके, उस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का कुछ प्रयास कर सके। ये चीजें की गई। दूसरा, राजस्व की मात्रा निश्चित कर दी, यानी राजस्व भी निश्चित हो रहा है, हस्तांतरण भी नहीं हो रहा है, यानी किसानों को पता है कि उन्हें नेक्स्ट ईयर कितना राजस्व देना होगा। अगर किसान को पूर्व ही पता हो जाए कि उसे नेक्स्ट ईयर कितना राजस्व देना है, तो शायद किसान स्वतः ही उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो पहला काम सआदत खान ने ये किया। दूसरा,
इन्होंने सेवा वृत्ति अर्थात कार्य के बदले मिलने वाला पारितोषिक, यानी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बदलने वाला मिलने वाला मजदूरी कुछ भी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि ये सेवा वृत्ति में हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर अधिकार दिए, यानी भेदभाव हिंदू और मुसलमानों में इसने नहीं किया। अब अगर दोनों को बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो अर्थात नवाब के प्रति यानी सादत खां के प्रति अवध में मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर ही सम्मान करेंगे, और वह अवध जहां थोड़े थोड़े समय पर विद्रोही प्रवृत्तियां उभार लेती थी, वह चीजें समाप्त हो जाएंगी। अगर जनता संतुष्ट हो तो विद्रोह की ज्वाला नहीं उठ सकती, और अगर जनता संतुष्ट हो तो स्वाभाविक है कि विद्रोह थोड़े थोड़े समय पर होता रहेगा। तीसरा जो इनका कार्य था, नेक्स्ट काम क्या था, ये तो समय की बात थी। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब अगर नादिर शाह का आक्रमण हुआ है, यानी बाह्य कोई आक्रमण हुआ है, और जितने भी अमीर हैं ये सभी किसी न किसी रूप में मुगल बादशाह को अपना प्रधान मानते हैं, तो ऐसे बाह्य आक्रमणों पर मुगल बादशाह के द्वारा इन अमीरों से सहायता मांगी जाएगी। हुआ क्या यहां पर कि नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो उसमें मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, उपनाम जानते ही हैं आप, रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह के आक्रमण के अवसर पर सादत खां को दिल्ली बुलाया, यानी सहायता के लिए ही बुलाया होगा, लेकिन किसी बात को लेकर के, जो भी हुआ हो सकता है इन्हें अपमानित किया गया हो, किसी बात को लेकर सादत खां ने दिल्ली में ही आत्महत्या कर ली। यानी मुगल बादशाह से इनके कुछ न कुछ बातें हुई होगी, उसका कोई कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आत्महत्या शहादत खां ने की इसका जरूर उल्लेख मिलता है। और अगर शहादत खां ने आत्महत्या की, वो भी दिल्ली में की, तो ये भी स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो ये था शहादत खां, यानी इनकी हत्या हुई। नेक्स्ट शासक सफदरजंग। नए शासक हैं सफदरजंग। इनका टाइम पीरियड है 1739 से 1754। इनके अब हम लोग कार्य देखते हैं। नंबर एक तो ये सादत खां के पुत्र नहीं थे, सादत खां के ये भतीजे हैं। अब अगर गद्दी पर सादत खां का भतीजा आता है तो यह हम जरूर कह सकते हैं कि सादत खां की मृत्यु के अवसर पर स्वभावतः या तो सादत खां का कोई बेटा रहा होगा तो अयोग्य रहा होगा, या सादत खां का कोई बेटा रहा ही नहीं, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें।
दोनों चीज हो सकती है, या तो कोई बेटा नहीं था इसलिए भतीजा गद्दी पर आया, अगर बेटा था तो वह अयोग्य था इसलिए भतीजा गद्दी पर आया। ठीक है, देखिए इसी अवसर पर, यानी जब ताजपोशी हो रही थी 1739, उस समय मुगल बादशाह ने अवध के नवाब को, यानी अवध के अमीर को मुगलिया सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। देखिए जब सफदरजंग गद्दी पर बैठे तब मुगल बादशाह ने अवध के अमीर को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया, और जब वजीर नियुक्त किए गए तो ये परंपरा वंशानुगत हो गई। ठीक, और इसी वजीर की नियुक्ति के कारण इसी समय से अवध के अमीरों को नवाब कहा जाने लगा। यानी सादत खां नवाब नहीं थे, सादत खां के बाद आने वाला सादत खां का भतीजा सफदरजंग के समय से ही अवध के अमीरों को नवाब कहा गया, और फिर यहीं से ये नवाब कहलाए जाने लगे। ठीक है, दूसरा, सफदरजंग ने अंग्रेजी सहायता लेकर अब अवध के आसपास हम राज्यों को देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे उस समय जो बने, पहला तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दूसरा रुहेलखंड, बुंदेलखंड, फिर दिल्ली। तो रुहेलखंड में बंगस पठान, बुंदेलखंड में जाटों का शासन। तो इसने क्या किया, जाटों पर और बंगस पठानों पर सैन्य अभियान किया। सैन्य अभियान तो किया, लेकिन इस अभियान में बाद में समझौता हो गया, विलय नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ था, लेकिन समस्या यही हुई थी। सफदरजंग 1738 से ही मुगल वजीर बना था। यानी सफदरजंग ने विस्तारवादी नीति का क्रियान्वयन किया, और सफदरजंग के समय से ही अवध के अमीर नवाब कहलाने जाने लगे, और इसी के समय यह भी निश्चित हो गया कि मुगल साम्राज्य का वजीर अवध का ही कोई नवाब होगा, अन्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी। सफदरजंग के बाद भी मुगल अमीर ही, अवध के अमीर ही मुगल वजीर बनेंगे। नेक्स्ट शासक, शुजाउद्दौला। टाइम पीरियड है 1754 से 1775। देखिए टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल है, शुजाउद्दौला का टाइम पीरियड। सबसे पहले इसी के समय प्लासी और बक्सर के भी युद्ध होते हैं। प्लासी के युद्ध में तो सिर्फ बंगाल रहता है इन्वॉल्व, लेकिन बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला भी इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें इनकी पराजय होती है। देखिए इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो पूर्णतः बंगाल के साथ था।
अंग्रेज। लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिगुट, इस त्रिगुट में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम प्लस इनके साथ शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, यानी उस समय उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां एक मंच पर आकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ती हैं, बंगाल, अवध और मुगल। और इस युद्ध में इन तीनों की पराजय होती है। और जब पराजय होगी तो व्यवस्था में भी कुछ न कुछ परिवर्तन तो किया ही जाएगा। व्यवस्था में परिवर्तन क्या हुआ? यहां अवध से कड़ा और इलाहाबाद, ये 2 जिले लिए गए और ये दोनों जिले मुगल बादशाह को सौंप दिए गए। ये चीजें इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अब देखिए, यानी अवध की शक्ति भी कमजोर हुई, मुगल बादशाह अंग्रेजों से एक सामूहिक युद्ध में पराजित होता है, यानी उसकी भी प्रतिष्ठा और सम्मान, साथ ही साथ सैन्य शक्ति का एहसास अंग्रेजों को हो गया। और बंगाल में मीर कासिम की पराजय से यह निश्चित हो गया कि बंगाल में अब सत्ता की चाबी किसके पास है और जो नवाब आएंगे वो कैसे होंगे। यानी अब बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कठपुतली ही नवाब आ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। वहां की संपूर्ण सत्ता अंग्रेजों के हाथ में होगी। और जब ये जिले मुगल बादशाह को दिए गए तो मुगल बादशाह ने क्या किया कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। यानी अंग्रेज अब तक एक सैन्य शक्ति थे, लेकिन यहां इस युद्ध से अंग्रेज अब एक आर्थिक शक्ति भी बनने की तरफ अग्रसर हो गए। भारतीय आर्थिक नीतियों में इनका यहां प्रवेश हो गया। 1773 में शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि की। और इस बनारस की संधि में पुनः अवध के नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अंग्रेजों को 2 करोड़ मुद्रा देकर प्राप्त कर लिए। यानी वह 2 जिले जो 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दे दिया था, 1773 की संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 2 करोड़ रुपए देकर अंग्रेजों को वह दोनों जिले पुनः प्राप्त कर लिए। ये बौद्धिकता थी या बेवकूफी था, ये तो इतिहास के गर्त में है, लेकिन स्वभावतः 2 करोड़ राजस्व इन दोनों जिलों से वसूलना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। ठीक है, तो जो भी रहा हो एक सम्मान की बात थी। ठीक, यहां पर दूसरी चीज, शुजाउद्दौला ने
सैन्य अभियान भी किया। किया क्या? 1774 में अंग्रेजों की एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ अवध की सेना ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर इस रुहेलखंड को विजित कर लिया, जीत लिया। ठीक है। दूसरा जो एक बहुत उल्टा काम था वो इन्होंने क्या किया, एक संधि जो हुई हेस्टिंग्स से सुजाउद्दौला की, उस संधि के तहत ब्रिटिश सेना अवध में रखनी थी। यानी एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी अवध में रहती और उस सैन्य टुकड़ी का संपूर्ण खर्च अवध को देना था। यानी उस सैन्य टुकड़ी का संपूर्ण खर्च अवध के ऊपर होता और उस सेना का उपयोग ब्रिटिश अनुमति से अवध भी कभी कभी कर सकता था, अन्यथा वह सेना अंग्रेजों के उपयोग के लिए रखी गई थी। यह सुजाउद्दौला की सबसे बड़ी बौद्धिकता थी, क्योंकि सुजाउद्दौला अब यहीं से अंग्रेजों का एक पिट्ठू बन गया था। अपनी सेना को भंग कर किसी दूसरे की सेना पर आश्रित हो जाने का मतलब आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, वो सुजाउद्दौला ने किया। नेक्स्ट, अशफुद्दौला। आसिफ उद दौला, इनका काम क्या था? इन्होंने जो पहला कार्य किया वो किया अपनी राजधानी स्थानांतरण। पहला काम राजधानी का स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या था? राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करना। यानी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आ गई आसिफुद्दौला का पहला काम। और लखनऊ में जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं, जैसे जो भी उस समय की मुगलकालीन स्थापत्य है, नवाबों के द्वारा जो भी बनवाया गया, वो सारा काम आसिफुद्दौला का ही है। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी मां और दादी मां, साथ ही साथ दूसरी जो हरम की बेगम थी, इन सबसे जबरदस्ती मारपीट कर, कहते हैं मारपीट करके ही जो स्त्री धन होता है उसे वसूला था। यानी जबरदस्ती स्त्री धन को इसने वसूला और इसका कारण था 1775 में फैजाबाद की संधि। क्योंकि इस संधि के तहत आसिफुद्दौला को अंग्रेजों को एक भारी रकम चुकानी पड़ी थी। नहीं, काफी ज्यादा रकम देना पड़ा था। अब अगर ज्यादा रकम देना है और वो रकम हमारे राजकोष में नहीं है, तो पहले तो हमें देना ही देना मजबूरी था। राजकोष में था नहीं तो करते क्या? तो करने के लिए क्या किया इन्होंने कि जो बेगम थी, जो उनके पास स्त्री धन संचित था, उस स्त्री धन को इसने जबरदस्ती छीना। उसमें कहा जाता है कि इन्होंने
सेना लगा करके छिनवाया था, उसमें झोंटा पकड़ के खींचा भी गया था काफी स्त्रियों का। इसकी माँ के साथ भी वही किया गया, दादी माँ के साथ भी किया गया। उन लोगों ने बाद में हेस्टिंग्स से शिकायत भी की थी, लेकिन उस शिकायत का कोई प्रतिफल नहीं मिला और वह धन वसूलने के बाद अंग्रेजों को जो देना था उसे इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक, नेक्स्ट शासक सादत अली। शहादत अली, इनके समय जो हुआ वो पहला काम था 1801 में वेलेज़ली के साथ सहायक संधि स्वीकार करना। ठीक, सादत अली ने 1801 में वेलेज़ली के द्वारा जो सहायक संधि लाई गई उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया, अर्थात अब एक ब्रिटिश सेना अवध के प्रांत में रहती है, लखनऊ में रहती, पहला। दूसरा, अवध के नवाब के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहता जो इनके वैदेशिक मामलों पर नियंत्रण रखता। सहायक संधि में मूल ये चीजें थी, यानी आपको अपना वैदेशिक मामला ब्रिटेन को देना है, ब्रिटिशर्स को देना है, और अपनी संपूर्ण सैन्य व्यवस्था ब्रिटेन के हवाले कर देनी है, अन्य आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट शासक जो हुए वो थे वाजिद अली साहब। इनके भी बड़े चर्चे हैं नवाबियत के। इनके विषय में कहा यह जाता है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अंतिम अवध के नवाब थे। पहला तो अंतिम शासक, अंतिम नवाब। 1856 में अवध के विलय के अवसर पर यह नवाब, कहते हैं कि नवाबियत इनकी इतनी ज्यादा थी कि जब 1856 में कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया और अंग्रेज सैन्य टुकड़ी दरबार में पहुंची तो इनके जो भी दरबारी थे वो सब भाग खड़े हुए, सिवाय इनको छोड़ करके। जब वहां सेना ने पहुंची और देखा कि ये केवल बैठे हैं और सब भाग गए, तो सेना का जो अधिकारी था उसने पूछा, ये बताओ सब तो भाग गए, तुम क्यों बैठे हो? तो जवाब ये था वाजिद अली शाह का कि क्या करता, मैं भी भाग जाता, लेकिन मेरा जो जूता पहनाने वाला है वो भाग गया, तो मैं जूता कैसे पहनूं? अगर तुम जूता पहना दो तो मैं भाग जाऊं। तो नवाबियत थी वाजिद अली शाह, ठीक। और 1856 में अवध के विलय के साथ ही अवध का जो एक प्रांतीय राज्य था वो समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान। नेक्स्ट राज्य हैदराबाद। संस्थापक वास्तविक नाम संस्थापक का है चिंगिज़ खान। ये वास्तविक था, इसको कई उपनाम भी दिए गए, जैसे निजामुल मुल्क, आसफ जा, ये इनका उपाधि वाला जो नाम दिया गया वो था। टाइम पीरियड है इनका 1724 से 1748, लंबा टाइम पीरियड। फर्रुखसियर ने इन्हें एक और उपाधि दी, वो थी खान ए दौरा। फर्रुखसियर के द्वारा यह दिया गया है। और निजामुल मुल्क की जो उपाधि है, निजामुल मुल्क की उपाधि, ये भी फर्रुखसियर ने ही दिया था। प्लस निजाम उल मुल्क, ये दोनों उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए। यानी चिंगिज़ खां को दो उपाधियां दी गई, एक निजामुल मुल्क की आसफजा और दूसरा खान ए दौरा की। ये दोनों उपाधियां किसने दी?
फर्रुखसियत ने। मोहम्मद शाह के समय तक इसकी योग्यता से प्रभावित होकर मोहम्मद शाह ने इन्हें अपना वजीर बना लिया, और जब वजीर बनाया तो उससे पूर्व ये दक्षिण के नवाब थे, अमीर थे। अब अगर दक्षिण में रहे हैं और इनकी योग्यता से प्रभावित हुए, मोहम्मद शाह ने इनको दिल्ली बुलाया और वजीर बना लिया, तो वजीर तो बन गए, लेकिन बहुत ही जल्दी इन्हें यहां की षड्यंत्रात्मक माहौल से ऊब गए। और जब षड्यंत्रात्मक माहौल से उब गए तो बिना अनुमति के बिना कोई अनुमति लिए, यानी सुल्तान को बताया तक भी नहीं, उससे बिना अनुमति की स्थिति क्या थी, पुनः दक्षिण भाग गए। चिनकिलिच खां दक्षिण के सूबेदार थे। मोहम्मद शाह ने इनको दक्षिण से वापस बुला करके अपना वजीर बनाया, लेकिन जब वजीर बनते हैं तो दिल्ली में राज दरबार में षड्यंत्र इतना ज्यादा था कि उस षड्यंत्र के माहौल में इन्हें रहना उचित नहीं महसूस हुआ, और बिना अनुमति लिए ही, जानते थे अनुमति लेंगे तो इन्हें अनुमति नहीं मिलती, इसलिए बिना अनुमति लिए ही यह पुनः दक्षिण भारत भाग जाते हैं। और जब दक्षिण भारत गए तो मोहम्मद शाह ने दक्षिण के सूबेदार, जो उस समय दक्षिण में सूबेदार थे, नाम था मुबारिज खां, मुबारिज खां के पास ये सूचना भिजवाई कि चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क पकड़कर जिंदा या मुर्दा दरबार में लाया जाए। ठीक। अब चूंकि मुबारिज खां दक्षिण में वो सुल्तान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और निजामुल मुल्क दक्षिण में वो सुल्तान के विरोधी हैं। अंततः 1724 में सुकुर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर हत्या कर दी। अब स्थिति क्या थी कि मुगल बादशाह के अमीर जो मुबारिज खां थे, इनकी पराजय का मतलब था कि मुगल बादशाह की पराजय, और अगर मुबारिज खां की हत्या होती है तो निजामुल मुल्क की स्थिति दक्षिण में और ज्यादा हो जाती। अब ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह ने आसफ जाह के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई और इन्हें आसफ जाह की उपाधि दी। पहला आसफ जाह की उपाधि दी, दूसरा इन्हें दक्कन का उपराजा स्वीकार कर लिया। मजबूरी में व्यक्ति गधे को भी बाप कहता है। यहां पर वही स्थिति थी। आपका जो दक्षिण का सूबेदार था वह इन्हें पराजित नहीं कर पाया, और अगर वह पराजित नहीं कर पाया, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो चूंकि ये दक्षिण में सशक्त थे, दूसरा कोई ऐसा अमीर नहीं था जो इन्हें दक्षिण में पराजित कर पाए। तो अगर कोई दक्षिण में नहीं पराजित कर पा रहा है तो उसके साथ संधि में। इसलिए मोहम्मद शाह ने तुरंत आसफ जाह की उपाधि दी और दीवान दक्षिण का उपराजा नियुक्त कर दिया, यानी मेरे अधीन एक शासक की तरह तुम व्यवहार कर सकते हो, लेकिन रहोगे मेरे अधीन। और इस बात को निजामुल मुल्क ने भी स्वीकार कर लिया।
निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता की नीति का पालन किया और एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान बनाया। यानी चिनकिलिच खां ने दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना पूर्ण कर ली थी। सुल्तान का मुगल बादशाह का डर नहीं है, हिंदुओं के साथ सहिष्णु है, अर्थात विद्रोह की भी कोई स्थिति नहीं होती और व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर ला दिया। ठीक है, निकालें नेक्स्ट शासक। नासिर जंग। चिनकिलिच खां की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के इस राज्य में यानी हैदराबाद में तुरंत एक षड्यंत्र चालू हो जाता है और जो भी शासक थे वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। यहाँ पर नासिर जंग पुत्र थे चिनकिलिच खां के। ठीक है, यह सत्ता पर बैठे टाइम पीरियड 1748 से 50, लेकिन इनसे सत्ता का संघर्ष हुआ। किससे? मुजफ्फर जंग से। अब ये मुजफ्फर जंग कौन थे? बात तो सही है, मुजफ्फर जंग भांजे हैं इनके। ठीक, और इस मुजफ्फर जंग के द्वारा इन्हें पराजित किया जाता है प्लस हत्या कर दी जाती है। ये वही स्थिति थी कृष्ण और कंस की, यानी भांजे ने अम्मा की हत्या की और पराजित भी किया। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक होते हैं मुजफ्फर जंग। इनका टाइम पीरियड भी मात्र 1 साल, 1750 से 51, मात्र 1 साल। अब इनके देखिए स्थिति क्या है कि मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को जो पराजित किया तो मुजफ्फर जंग ने उसमें फ्रांसीसियों की मदद ली। ठीक, और जब फ्रांसीसी मदद लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको फ्रांसीसियों के हित में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन 1751 में ही दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और अगर फ्रांसीसी एक बार शासक यहां बना देते हैं तो कोशिश करेंगे कि दूसरा शासक भी फ्रांसीसियों की ही सहायता से बने, इसलिए दूसरे शासक हुए सलाबत जंग। टाइम पीरियड इनका 1751 से 1760। ठीक है, ये भी फ्रांसीसी सहायता से। ये भी फ्रांसीसी सहायता से शासक बन रहे हैं। और 1760 में इन्होंने कर्नल फोर्ड से संधि कर ली। एक अंग्रेज सेनापति है कर्नल फोर्ड, यानी यहां पर वह फ्रांसीसी जो अब तक दक्षिण में मजबूत थे वह कमजोर हो गए और परिवर्तन अंग्रेजों की तरफ शिफ्ट हो गया और अंग्रेज दक्षिण में भी मजबूत हो रहे हैं। नेक्स्ट शासक निजाम अली। अब इसमें इन्होंने क्या किया? निजाम अली ने इन्होंने वार्षिक नजराने के रूप में अंग्रेजों को
पूंजी तो थी नहीं। अगर पूंजी है नहीं और ये जानते हैं कि अंग्रेजों की ही कृपा दृष्टि से हम सुल्तान बने हैं और आगे भी उन्हीं की दृष्टि से प्रांत सुल्तान बने रह सकते हैं, तो अंग्रेजों को कुछ न कुछ तो लाभ पहुंचाना होगा। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार प्रांत सौंपा, यानी अंग्रेजों की लूट और क्षेत्रों पर अधिकार इसी के समय से प्रारंभ हो गई। इसने क्या किया, दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध तटस्थ रहे, लेकिन तीसरे और चौथे में अंग्रेजों का साथ दिया। समस्या यही हो गई। और अगर तीसरे चौथे में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं आप, तो अर्थात आप यह स्वाभाविक था कि आपने अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति स्वीकार कर ली है। अंततः 1798 में अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली। अब समस्या ये थी कि अगर हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की, तो दूसरे भी कुछ राज्य थे जिन्होंने स्वीकार किया था। और इस सहायक संधि के स्वीकार करने से जो भारतीय रजवाड़े थे, वह अब कहीं न कहीं सैनिक और वैदेशिक नीति पर अंग्रेजों के आश्रित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट राज्य था सर नासिरुद्दौला। में डलहौजी ने इनसे बरार प्रांत ले लिया। 1829 से 57। 1853 में डलहौजी ने इनसे बरार प्रांत ले लिया। दक्षिण में बरार प्रांत एक उत्पादक क्षेत्र था, अर्थात हैदराबाद राज्य से डलहौजी ने एक उसका सबसे समृद्ध क्षेत्र लिया, अर्थात हैदराबाद की स्थिति अब और खराब होती। लेकिन फिर भी 1857 की क्रांति में हैदराबाद ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, 1853 में बरार जैसे प्रांत को खोने के बाद भी हैदराबाद कुछ जीता नहीं। बरार प्रांत खोने के बाद भी उसने 1857 4 साल बाद ही क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। अंग्रेजों का साथ देने के ही कारण 1857 की क्रांति में हैदराबाद 1948 तक बचा रहा, एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए, लेकिन सम्मान को खोकर। तो ये था हैदराबाद। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की छोटे राज्य हैं, लेकिन जब फ्रांसीसी और अंग्रेजी हम लोग देखते हैं युद्ध, यानी दक्षिण भारत में वर्चस्व की लड़ाई होती है फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी में, तो उसमें कर्नाटक और हैदराबाद ये दो मुख्य अखाड़े मिल जाते हैं। इन अखाड़ों में कर्नाटक का देखते हैं, यहाँ संस्थापक इनके सादुल्ला खां। इन्होंने क्या किया, 1720 में कर्नाटक राज्य की स्थापना की। पहला काम
दूसरा अर्काट को अपनी राजधानी बनाई। बड़ा मारकाट हुआ अर्काट के लिए। सादुल्ला के बाद दोस्तली, दोस्तली मराठों के साथ संघर्ष में मारे गए। यानी अब कर्नाटक एक कमजोर राष्ट्र है, शासक भी जो आ रहे हैं वो अयोग्य हैं, और इसी अयोग्यता के कारण कर्नाटक राज्य के अंदर प्रत्येक शक्ति लाभ लेना चाहती थी। वो चाहे मराठे हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे फ्रांसीसी हो या हो अंग्रेज, प्रत्येक ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। तो दोस्तली जैसा शासक मराठों के साथ मारा गया। दूसरा सफदर अली, इनके साथ क्या हुआ कि अब गद्दी प्राप्त करने के लिए रिश्तेदारों में भी आपस में संघर्ष था, और सफदर अली जब गद्दी पर बैठे तो इसके एक रिश्तेदार ने गुप्त रूप से हत्या कर दी। यानी अब कर्नाटक की गद्दी पर वही व्यक्ति सत्ता में आ सकता था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो या किसी शक्तिशाली सत्ता का हाथ हो उसके ऊपर, यह निश्चित था। ठीक, तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो हर व्यक्ति ऐसी स्थिति में उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, और यह कार्य किया अनवरुद्दीन को हैदराबाद ने गद्दी पर बैठाकर। ठीक, अब चूंकि हैदराबाद ने अनवरुद्दीन को गद्दी पर बैठाया है तो कोई ना कोई ऐसा भी तो होगा जो किसी अन्य शक्ति का सहयोग लेकर के गद्दी पर बैठ जाए। तो वो कार्य किया चंदा साहिब ने। चंदा साहिब ने, ये अनवरुद्दीन के बहनोई थे। चंदा साहिब, जब चंदा साहिब ने देखा कि अनवरुद्दीन को हैदराबाद गद्दी पर बैठा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं, मुझे भी किसी का सहयोग लेना चाहिए। और चंदा साहिब ने क्या किया, फ्रांसीसी सहयोग ले लिया। अब जब इन्होंने फ्रांसीसी सहयोग लिया तो 1749 में फ्रांसीसी सहयोग से ये शासक बन गए। चंदा साहिब अब शासक बन गए, और अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हत्या हो गई। अब समस्या यह था कि अनवरुद्दीन की अगर हत्या हो रही है तो अनवरुद्दीन के बाद भी तो कोई होगा। तो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली। ये अनवरुद्दीन का बेटा है। यानी मोहम्मद अली अब अनवरुद्दीन के बेटा हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी शासक बनना था। इन्होंने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त की, क्योंकि अंग्रेजों ने हैदराबाद में तो हस्तक्षेप किया था। दक्षिण में फ्रांस की शक्ति बढ़ रही थी, इसलिए अंग्रेजों को भी कुछ न कुछ चाहिए था ताकि वह दक्षिण में फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित कर सके और स्वयं दक्षिण में प्रभावशाली हो जाए। ये इनको चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने मोहम्मद अली की सहायता की और इसे नवाब बना दिया। ठीक, यानी अनवरुद्दीन
के बाद मोहम्मद अली शासक हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी चूंकि अब तक पराजित हो चुके थे और अब संपूर्ण भारत में सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश ही थी, ब्रिटिशर्स ही थे, इसलिए यह शासक बना रहा। अंततः 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक का विलय कर लिया। कर्नाटक के विलय से कुछ चीजें साफ नहीं आई। कर्नाटक के विलय से दक्षिण में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, क्योंकि 1801 में कर्नाटक का विलय, 1799 में मैसूर, हैदराबाद तो ऑलरेडी पिछलक्कू था, यानी अब दक्षिण भारत में सिवाय एक शक्ति बची थी, मराठे। और इन मराठों को 1802 से ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 तक पराजित कर दिया जाता है और उन मराठों को भी सहायक संधि मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो यह स्थिति कर्नाटक के साथ। नेक्स्ट राज्य बंगाल। बंगाल के विषय में यह कहा जाता है कि बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत था और यहाँ की जो भौगोलिक जलवायु है वो काफी अच्छी है। लोग आराम पसंद ज्यादा होते हैं। बंगाल जाने के बाद व्यक्ति वापस आना नहीं चाहता। मुगल काल में उत्पादन और कुटीर उद्योग बंगाल में सबसे अच्छा था, इसलिए बंगाल पर हर व्यक्ति अधिकार करना चाहता था और कोई भी कभी भी कर लेता। बंगाल को स्वतंत्र कराने का कार्य किया मुर्शीद कुली खान ने। दरबारी षड्यंत्र से आजीजाकर इसने भी बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। इसका टाइम पीरियड था 1717 से 1727। 1717 में स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। ठीक, पहला, जब तक ये शासक रहे इन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया। व्यवहार तो इनका स्वतंत्र था, लेकिन कभी भी मुगल शासक के आधिपत्य को अस्वीकार करने की कोशिश नहीं की। इसने सर्वथा मुगल शासक के सत्ता को स्वीकार किया, उसे बकायदा राजस्व भी भेजते रहे, यानी अर्ध स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार किया। इसके बाद जो शासक होता वो था सुजाउद्दीन। व्यवस्था में परिवर्तन यहीं से आएगा, यानी शासक के प्रति कितनी निष्ठा है, यह निष्ठा यहीं से समझ में आएगी। इसका टाइम पीरियड 1727 से 39, 12 साल। यह व्यक्ति मुर्शीद कुली खां का दामाद था। यानी मुर्शीद कुली खां का कोई बेटा नहीं था। अब अगर यह दामाद है तो गद्दी पर आया भी, और इसी समय क्योंकि मुगलों से भी संबंध अच्छे हैं बंगाल के नवाबों के, तो मोहम्मद शाह ने इसे बिहार का भी उपराज्यपाल बना दिया। अब मुर्शीद कुली खां को बंगाल के साथ साथ उड़ीसा का भी उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी अब बंगाल के नवाब के पास कौन कौन से क्षेत्र?
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र। और जब ये तीनों क्षेत्र उसके पास आए तो यहीं से बंगाल का जो नवाब है ये नवाब कहा जाने लगा। अब तक उपराज्यपाल थे, लेकिन अब यहीं से ये नवाब कहे जाने लगे, क्योंकि 3 बड़े बड़े क्षेत्र इसके पास हैं। नेक्स्ट, सरफराज खां। मात्र 1 वर्ष का शासन, 1739 से 40। अब समस्या क्या थी कि अगर नवाब योग्य हो तो ठीक है। नवाब तो जो बने बंगाल के वो नवाबी रहते थे, लेकिन इन नवाबों ने बिहार और उड़ीसा इन दोनों जगह उपराज्यपाल नियुक्त किए, दोनों जगह। और ऐसी स्थिति में बिहार के उपराज्यपाल नाम था अलीवर्दी खां। इसकी महत्वाकांक्षा जागृत होती है, क्योंकि उसे यह लगा कि बंगाल के शासक सरफराज खां कहीं न कहीं उससे कम योग्य हैं, और इस्लाम में सत्ता तलवार की ताकत से निर्धारित होती है, और अगर इस सत्ता तलवार की ताकत से निर्धारित होती है और उपराज्यपाल स्वयं को नवाब से श्रेष्ठ मानने लगता है, तो कोशिश तो उपराज्यपाल की होगी कि ऐसे अयोग्य नवाब को हटाकर क्यों न स्वयं नवाब बन जाया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में अलीवर्दी खां की सहायता इसके भाइयों ने की। परिणाम यह हुआ कि गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को पराजित कर मार डाला। अब अगर सरफराज खां चले गए तो सरफराज खां मुर्शिद कुली खां के वंशज, सुजाउद्दीन के वंशज, और अगर उन्हें पराजित करके मारा जा रहा है अलीवर्दी खां के द्वारा, तो एक नया वंश अलीवर्दी खां का बंगाल की सत्ता पर आसीन होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अलीवर्दी खां (1740 से 1756). अब हम अगर बात करें तो बंगाल के नवाबों में इसे यह कहा जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि जब तक ये नवाब रहा बंगाल में अंग्रेजों को उनकी मनमानी करने नहीं दिया। ये चीजें थी इसमें। ठीक, अब देखो क्या है। सबसे पहले इसने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर और अंग्रेजी बस्ती कलकत्ता, ये 2 बस्तियां। फ्रांसीसियों ने भी और अंग्रेजों ने भी, दोनों ने अलीवर्दी खां से इन दोनों नगरों की किलेबंदी की अनुमति मांगी। दोनों नगरों की किलेबंदी की अनुमति मांग रहे हैं। अब जब इनकी किलेबंदी की अनुमति मांगी गई तो अलीवर्दी खां ने
यह अनुमति देने से मना कर दिया। यानी पहली चीज जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ था वह वजह अलीवर्दी खां के समय में भी थी, लेकिन अलीवर्दी खां ने उस वजह को उभरने ही नहीं दिया। ठीक है। दूसरा, इसने मोहम्मद शाह फरमान प्राप्त किया। सॉरी, कैसा फरमान? क्योंकि अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या की थी। एक अलग वंश था, ये उपराज्यपाल थे और फिर नवाब बन गए। ठीक है। तो इनके नवाब के पद की वैधानिकता तो होनी चाहिए, तो इसमें इन्होंने मोहम्मद शाह को नजराना भेजा, एक अच्छा खासा अमाउंट। ठीक है। और मोहम्मद शाह ने जब नजराना प्राप्त किया, चूंकि अपनी वास्तविक स्थिति से वो व्यक्ति तो थे, नजराना जब प्राप्त किया तब उन्होंने एक फरमान जारी किया, और इस फरमान में अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया। यानी बंगाल का नवाब मुगल बादशाह के द्वारा अलीवर्दी खां को घोषित कर दिया गया इस फरमान के द्वारा, ताकि इस्लाम में किसी भी प्रकार का इनका विरोध ना हो और वो व्यक्ति विरोध एकदम ना करे जो मुगलिया सल्तनत के प्रति अभी भी वफादार थे। दस्तक के उपयोग दुरुपयोग पर रोक लगाई। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि यह दस्तक क्या था? तो दस्तक की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा प्रपत्र है, मुगल बादशाह के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया एक प्रपत्र, या बंगाल के नवाब के द्वारा जारी किया गया अंग्रेजों को एक प्रपत्र। ठीक है। इस प्रपत्र में यह था कि अंग्रेजों को ही ये केवल जारी होता, अंग्रेजों को ही। इस प्रपत्र के माध्यम से अंग्रेज निःशुल्क व्यापार करते। यानी अंग्रेजों को एक अधिकार मिल जाता जिसके तहत वह संपूर्ण बंगाल में निःशुल्क व्यापार करते। उस व्यापार का उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता था, सिर्फ और सिर्फ दस्तक के माध्यम से। अंग्रेजों ने क्या किया? एक दुरुपयोग कैसे करते थे अंग्रेज क्या करते थे? इस प्रपत्र को किसी भारतीय व्यापारी को बेच देते थे। ठीक। अब अगर किसी भारतीय व्यापारी को बेचा है तो कुछ न कुछ तो लाभ लिया होगा। ठीक। अब अगर कुछ लाभ लिया इन्होंने तो एक तो बैठे बैठाए इन्हें लाभ प्राप्त हो गया, और दूसरा इस भारतीय व्यापारी के द्वारा अब वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। भारतीय व्यापारी ने खरीदा है तो उसे भी कुछ न कुछ लाभ होगा। लाभ क्या हो सकता था? टैक्स का। यानी भारतीय व्यापारी जो पहले टैक्स देते थे वो टैक्स उन्हें अब नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि उसके एवज में अंग्रेजों को जिनके पास दस्तक थी उसे एक मुश्त कोई न कोई एक मात्रा में मुद्रा देनी थी। अब अगर उसने वस्तु ज्यादा बेच ली तो उसका प्रॉफिट ज्यादा हो गया, वस्तु उसने कम बेची तो उसका प्रॉफिट कम। ठीक है। दस्तक में ये चीजें थी। इससे नुकसान किसको था? अगर टैक्स चोरी होगी किसी भी राष्ट्र में तो इससे नुकसान होता है सरकार को। दस्तक जारी करना ही गलत था, दस्तक नहीं जारी करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो ये था ना कि भारतीय व्यापारियों को प्रश्रय ना दे करके अंग्रेजी व्यापारियों को प्रश्रय दिया गया। इसमें दस्तक में ये होता। लेकिन ठीक है, चलिए वो चीजें अलग बात थी। अंग्रेजों के साथ भाषा की दिक्कत होती थी। सुल्तान को खुश कर ले गए, सुल्तान ने इन्हें कुछ न कुछ छूट प्रदान कर दी व्यापार में।
भाषा या संवाद सबसे ज्यादा व्यापार में जरूरी होता है। भारतीयों के साथ भाषा और संवाद थी, यानी लोग भारतीयों से वस्तु खरीदना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन दो व्यापारी एग्जाम्पल लेते हैं, पहला वो जिसके पास दस्तक है, दूसरा वो जिसके पास दस्तक नहीं है। अब मान लेते हैं टैक्स की मात्रा 10%, वस्तु का मूल्य 100 रुपए, तो इसका भी तो वस्तु का मूल्य 100 रुपए होगा। टैक्स केवल आरोपित किसके ऊपर हो रहा है? जिसके पास दस्तक नहीं है। इसकी वस्तु 100 रुपए में ही कहां तक? क्रेता तक पहुंचेगी, अगर लाभ उसने नहीं लिया तो। लेकिन इसकी वस्तु बिना लाभ के क्रेता तक 110 में पहुंचेगी। अंतर इतना है। अब अगर लाभ की दर हम लोग देख लें तो यह 110 से नीचे बिक्री नहीं कर सकता। अगर यह थोड़ा भी लाभ ले तो 105 तक वस्तुओं की बिक्री कर सकता है, लेकिन यह 105 तक नहीं आ सकता। उसे मजबूरी है कि अपने वस्तु को अंतिम मूल्य 110 तक ही रखने की। ठीक, अब इन्होंने इसका उपयोग कैसे, दुरुपयोग कैसे रोका, ये देखते हैं। तो दुरुपयोग की जब बात आती है, दुरुपयोग में इन्होंने क्या किया कि इस दस्तक को जो भी भारतीय व्यापारी रखता था उसे टैक्स में छूट नहीं दी जाती थी। यानी वह भारतीय व्यापारी जिसने कोई न कोई जुगाड़ करके अंग्रेजों से दस्तक खरीद लिया है ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े, यदि उसके पास ऐसा कुछ मिलता है तो उसे टैक्स में छूट नहीं दिया जाता था। ऐसे व्यापारियों पर चुंगी इत्यादि भी लगाए जाते थे, उनके ऊपर जुर्माना इत्यादि भी लगाया जाता था। यानी ये चीजें कुछ हद तक ठीक थी, क्योंकि इससे राज्य के राजकोष में वृद्धि होती। यदि यह दुरुपयोग ना रोका जाता तो राज्य का राजकोष बहुत जल्दी खाली हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट मराठा। जो टाइम पीरियड है इसमें मराठों की शक्ति अपनी सर्वोच्च स्थिति में थी। मराठे उत्तर भारत पर भी हमला कर रहे थे। तो अगर मराठे उत्तर भारत पर भी हमला कर रहे हैं, मराठों की स्थिति सर्वोच्च है, तो मराठों से बंगाल को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती, क्योंकि यह वह टाइम है जब 1737 में बाजीराव प्रथम बाजीराव प्रथम कहां? दिल्ली तक चढ़ाए, दिल्ली तक आ गए थे। यदि बाजीराव प्रथम दिल्ली तक आ जाते हैं तो दिक्कत तो थी। यानी बाद में बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी के बाद जो भी मराठे पेशवा हुए वो बंगाल तक भी आए होंगे, पक्का है। अब समस्या क्या थी कि इन मराठे आक्रमण यानी मराठा आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए अलीवर्दी खान ने किया क्या कि 12 लाख रुपए मराठों को चौथ के रूप में देने का वचन दिया। समस्या थी, मराठा आक्रमण के भय से मराठों को चौथ देने का वचन दिया, जिसकी मात्रा 12 लाख रुपए थी। नेक्स्ट
1746। अब अगर अलीवर्दी खां मराठों को भी दे रहे हैं, दस्तक का कुछ न कुछ तो दुरुपयोग होता ही रहा होगा, तो राजस्व की मात्रा में भी कमी तो आएगी ही आएगी। तो अगर राजस्व की मात्रा में कमी आ रही है, खर्चों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो कहीं न कहीं से तो भुगतान संतुलन की स्थिति लानी पड़ेगी। ब्याज वाली तो परंपरा नहीं थी उस समय, इसलिए इन्होंने क्या किया, 1746 में मुगल बादशाह को देखिए लगान देने से मना कर दिया। ठीक था? क्यों? सिर्फ प्रतीक स्वरूप किसी शासक को लगान देना ये भी उचित नहीं था। वो मराठे जिनसे सुरक्षा की जिम्मेदारी मुगल बादशाह की होनी चाहिए थी, वो मराठे अगर बंगाल पर आक्रमण करके चौथ वसूल रहे हों, तो यहाँ लगान की कटौती करके ही उधर चौथ दिया जा सकता था। इसलिए 1746 में इसने मुगल बादशाह को लगान देने से मना कर दिया। 1756 में मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी अपने नाती सिराजुद्दौला को बनाया। और नेक्स्ट शासक सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक योग्य व्यक्ति। अलीवर्दी खां ने अपने इस नाती को उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के ही उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। लेकिन समस्या क्या थी कि जिस समय अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, उस समय बंगाल के नवाब पद के कई दावेदार थे। और इन दावेदारों में उसके सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार। समस्या क्या थी? अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। कोई पुत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 बहनें थी। पुत्रियां भी नहीं थी, बहन थी। ठीक है। इन बहनों में अलीवर्दी खां की मृत्यु के टाइम सिर्फ एक बहन जीवित थे, नाम था घसीटी बेगम। ठीक है। दूसरी बहन के पति थे मीर जाफर, यानी बहनोई है ये बहन, ये बहनोई, और फिर सिराजुद्दौला ये नाती, यानी बहन का बेटा। घसीटी बेगम बंगाल के नवाब के हरम की प्रधान थी। मीर जाफर सेनापति थे, और यह एक योग्य अपनी योग्यता से ही यह बंगाल का नवाब हुआ। उम्र में सबसे कम, भाई मौसी भी हैं, मौसा भी हैं, ठीक है, खुद भी है। अब समस्या ये हुआ कि ये तीनों गद्दी के दावेदार थे, लेकिन अलीवर्दी खां ने चुनाव किया सिराजुद्दौला। और जब अलीवर्दी खां ने चुनाव सिराजुद्दौला को किया, तो इन दोनों की जो मंशा थी कि अलीवर्दी के बाद हम सत्ता पर प्राप्त करेंगे, वह मंशा खत्म हो गई। समस्या ये थी कि सिराजुद्दौला चूंकि अयोग्य
तो था नहीं, योग्यता उसमें भरी पड़ी थी, लेकिन इन दोनों का सहयोग भी तो मिलना चाहिए। इस सहयोग के अभाव में भी उसने प्रारंभ में ही कार्य करने प्रारंभ किया। अब इन कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो था अंग्रेजों को खिलाफ। पहला काम, जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, एक नया शासक आया जो अभी बच्चा था, बहुत युवा था, जिसके विरोधी भी थे, कई उत्तराधिकारी भी थे। इसलिए अंग्रेजों को यह लगा कि यह मौका अच्छा है कि उन्हें किलेबंदी कर लें। इसलिए उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी बिना अनुमति के प्रारंभ करा दी। ठीक है। और जब कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कराई और वो भी बिना अनुमति के, तो सिराजुद्दौला ने इसे मना किया। देखिए स्थिति अलग अलग धीरे धीरे। और जब सिराजुद्दौला ने मना किया किलेबंदी को, तो अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी बंद नहीं करवाई। और जब किलेबंदी नहीं करवाई, बंद नहीं कराई, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता नगर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद जो भी किलेबंदी थी वो सारी तोड़ दी गई, सारी किलेबंदी तोड़ दी गई। पहला। दूसरा कार्य क्या किया गया? अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि हुई, जिसके तहत जो अलीवर्दी खां की संधि की गई थी, 7 संधि की गई थी, वह संधि दोहराई गई। लेकिन अंग्रेज इसी समय थे एक षड्यंत्र भरे माहौल में पलने लगे। उन्होंने एक षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति क्या थी कि इस किलेबंदी में जब अंग्रेज बंदी भी बनाए गए थे, उसमें कहा यह जाता है 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे, और इस 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और इन सभी को 3 दिन बाद बाहर मिलने का 3 दिन बाद बाहर निकाला गया था। और जब 3 दिन बाद बाहर निकाला गया, तो दम घुटने से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और सभी की मृत्यु हो गई थी। अर्थात 123 की मृत्यु हुई। चूंकि अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी, इसलिए अंग्रेज ऐसी घटना का बदला लेने का प्रयास जरूर करते। और इस घटना का उल्लेख उस समय के केवल एक व्यक्ति ने किया है, जिसे कहते हैं ब्लैक होल घटना। या काल कोठरी घटना। इसका केवल उल्लेख करते हैं हालवेल महोदय। और ये कहते हैं कि मैं उस घटना में स्वयं था और उस 23 जिंदा बचे व्यक्तियों में मैं भी था। इसलिए इनकी बात को कुछ इतिहासकार प्रमाणिक मानते हैं, सही मानते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह मनगढ़ंत बात थी, यह सिर्फ इसलिए लाई गई ताकि सभी अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के खिलाफ एकजुट किया जा सके और उनमें बदला लेने की भावना को ज्यादा प्रभावित किया जा सके। ये चीजें इसमें, जो भी वास्तविकता रही हो, वास्तविकता कुछ भी थी, लेकिन ऐसा कुछ था। अब इस ब्लैक होल की घटना के पश्चात अंग्रेजों ने इस हत्याकांड का बदला लेने का प्रयास का
प्रयास प्रारंभ कर दिया और इसकी जिम्मेदारी दी गई दक्षिण से एक सेनापति बुलाए गए जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। कहते हैं लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल पहुंचा तो उस समय के बाद उसने अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की संधियां भी की। कुछ लोगों से सही संधि की, कुछ लोगों से फर्जी संधियां की और इन संधियों में जो भी सिराजुद्दौला के विरोधी थे उन्हें किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों के साथ जोड़ा गया। जैसे पहला जो संधि हुआ वो हुआ मीर जाफर से। मीर जाफर से इसीलिए इन्हें कहते हैं आधुनिक भारत का जयचंद। मीर जाफर से यह कहा गया कि हम सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करेंगे। सिराजुद्दौला के युद्ध करेंगे क्योंकि तुम सेनापति हो, इसलिए तुम इस युद्ध में अपनी सैन्य टुकड़ी सहित तटस्थ रहोगे, यानी तुम युद्ध में प्रतिभाग नहीं कर सकते, यानी किसी शासक के सेनापति को तोड़ने का ठीक तटस्थ रहोगे। दूसरी चीज, युद्ध में विजय होने पर नवाब का पद मीर जाफर को दिया जाएगा। देखिए ये वही मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला के मौसा थे। अलीवर्दी खां के मृत्यु के अवसर पर यह भी गद्दी को प्राप्त करना चाहते थे, नवाब की गद्दी को, लेकिन इन्हें नवाब का पद नहीं मिला। और जब इन्हें नवाब का पद नहीं मिला तो इन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में इस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए। इन्हें यह लगा कि चलो उस समय नहीं तो अब किसी की सहायता से ही नवाब बन जाएंगे। इन्हें यह नहीं पता था कि अंग्रेज ठीक उसी मधुमक्खी की तरह हैं जिन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और अगर छेड़ दिया जाए तो डंक मार मार के मार डालेंगी। इन्होंने उस युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ न देकर के तटस्थ रहना उचित समझा और इस तटस्थ रहने से सिराजुद्दौला को, चूंकि ये बात जब युद्ध के मैदान में गए तब पता चला कि उनका सेनापति ही उनके खिलाफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला की युद्ध में विजय की संभावना बहुत नगण्य हो गई थी। लेकिन फिर भी उसके मोहन और मदन लाल दो व्यक्ति, उन्होंने एक अच्छा युद्ध लड़े, लेकिन चूंकि उसमें गोली लग गई मदन लाल को और सिराजुद्दौला मन से हार गए। वो भागे और जब भागे तो मीर जाफर के ही पुत्र ने सिराजुद्दौला को पकड़कर हत्या कर दी। ये चीजें थी। दूसरे अमीन चंद, ये एक बैंकर थे। इनके साथ भी संधि किया गया ताकि आर्थिक लाभ उसको न मिल सके। राय दुर्लभ, ये भी उसकी आर्थिक नीति के नियोक्ता थे, इनके साथ भी संधि की गई। यानी अंग्रेजों ने या क्लाइव ने प्लासी युद्ध लड़ने से पूर्व बंगाल के सभी प्रभावशाली व्यक्तियों से संधि की। यहां तक कि अमीन चंद से तो एक फर्जी पेपर पर संधि की गई थी, फर्जी पेपर पर कि उसकी जो बातें हैं वो माना जाएगा, लेकिन बाद में वो पेपर फर्जी मान लिया जाएगा और उसकी बात को नकार दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं और इन्हीं संधियों का परिणाम था कि प्लासी के युद्ध में योग्यता होते हुए भी सिराजुद्दौला की पराजय होती है। ठीक है, तो ये प्लासी तक की बात। प्लासी की घटना को हम लोग अलग क्लास में
करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।